स्टार्ट। हाँ बेटा कैसे हो? बढ़िया। छवि, प्रिंस, वीवो, आवाज आ रही है बेटा? गुड इवनिंग, हैप्पी जन्माष्टमी बेटा। सेम टू यू, सेम टू यू। चलो हाँ बेटा, आपको भी हैप्पी जन्माष्टमी। चलो देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेम टू यू, सेम टू यू। चलो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में अगर अपन बात करें तो अपन बात करें श्रोडिंगर इक्वेशन की, अपन बात कर रहे थे। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में दो एक पॉइंट अपने लिखे भी थे बच्चों। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हेडिंग तो आपने लिख रखी है, हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्योरी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्योरी। अच्छा देखो, नाम से पता चल रहा है श्रोडिंगर, ये तो साइंटिस्ट का नाम था। हेडिंग मैंने दोबारा लिखी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख रखी है। ओके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्योरी। श्रोडिंगर तो साइंटिस्ट से, वेव इक्वेशन थ्योरी नाम से पता चल रहा है। वेव, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंसीडर किया। इक्वेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन की नेचर होती है उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उसी पर कॉन्सेप्ट दिया, तो वेव इक्वेशन थ्योरी। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल गिवन बाय श्रोडिंगर। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन के किसी ऑर्बिटल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को किसने बताया? श्रोडिंगर ने बताया। जैसे मैंने कहा बेटा, साइंटिस्ट टाइम टू टाइम स्टडी करते गए तो टाइम के साथ साथ हमें पता है, और अच्छे से स्टडी करते गए तो और डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलती गई नहीं गई। ठीक है बेटा, जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ रिवॉल्विंग करता है, सिर्फ ये बोला था, उनको इतना ही आइडिया था। सारी बातें रदरफोर्ड को पता होती है, तो बाकी आगे के साइंटिस्ट क्या करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है। हमें पता है साइंस और टेक्नोलॉजी टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं, तो नई नई डिस्कवरी और डिटेल से पता चलती जाती है बच्चों। ठीक है, तो जैसे रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्विंग करता है, सिर्फ इतना सा बताया था। उनके बाद बोर आए, बोर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है, और जो पाथ होता है उसको उन्होंने सेल या ऑर्बिट नाम दिया। क्लियर है? यानी क्या कहा, जैसे बोर ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्विंग नहीं करता, एक फिक्स पाथ में रिवॉल्विंग करता है, इनको सेल या ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर है? फिर सोमरफील्ड थे, सोमरफील्ड ने क्या कहा कि सेल और पाथ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, हर जगह नहीं होता, उसकी डेंसिटी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में अलग होती है, ज्यादा होती है, इसको उन्होंने क्या कहा था, सबसेल कहा था। क्लियर है? और फिर आगे श्रोडिंगर ने बताया कि सबसेल में भी क्या होता है, कई सारे डिवाइडेशन होते हैं, जिनको उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिटल कहा था बच्चों। क्लियर है? जैसे मैंने सिंपल वे में कहा था बच्चों, कैसे कि जैसे बोर ने क्या कहा था, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, उसको क्या बोला, सेल और ऑर्बिट। क्लियर है? ठीक है, फिर सोमरफील्ड ने क्या कहा, इनमें कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है उसको इन्होंने क्या बोला, सबसेल बोला। क्लियर है? श्रोडिंगर ने आगे बताया ये जो सबसेल होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं बच्चों। तो इनमें क्या होता है, इन्हें जो डिवाइडेड पार्ट होता है, ये डिवाइडेड पार्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसको इन्होंने क्या बोला, ऑर्बिटल बोला बच्चों। क्लियर है? जैसे मैंने क्लासरूम का एग्जांपल देके बताया था, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, क्लासरूम है, इसमें कई सारी बेंचेस है, कई सारी रो है, जैसे मान लो ये राइट साइड की रो है, ये सेंटर की रो है, या फिर ये लेफ्ट साइड वाली रो है। ठीक है, तो जैसे बोले पूरा क्लासरूम एक सेल हो गया, इस क्लासरूम के अंदर बेंचेस की कई सारी रो है, ये क्या हो गए, सबसेल हो गए, जैसे फर्स्ट सबसेल, सेकंड सबसेल या थर्ड सबसेल। क्लियर है? हर रो में कई सारी बेंचेस है, तो हर बेंच को अपन क्या मान सकते हैं, ऑर्बिटल मान सकते हैं। क्लियर है? और उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे क्लासरूम के कई सारे पार्ट में अपन डिवाइड कर लिया, वैसे ही सेल को आगे डिवाइड किया बच्चों। क्लियर है? साइंटिस्ट ने टाइम के साथ स्टडी करके। बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट तो ये अपन ने लिखा था कि किसी सबसेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले श्रोडिंगर ने बताया था। क्लियर है? फिर अपन ने क्या कहा, श्रोडिंगर रिप्रेजेंट द बिहेव ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए वेव इक्वेशन विच इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी श्रोडिंगर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के बिहेव को एक वेव इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्योरी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज थ्री डायमेंशनली वेव। इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, थ्री डायमेंशनली वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में नेचर शो करता है। मतलब ही क्या है, वेव का मतलब ही क्या होता है, रैंडमली मूवमेंट करना हर डायरेक्शन में। क्लियर है? श्रोडिंगर ने इसी बात को रिप्रेजेंट किया कि इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में क्या होगा, थ्री डायमेंशन में क्या करेगा, रैंडमली मूवमेंट शो करेगा, यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस। क्लियर है? इन तीनों के रेस्पेक्ट में इन्होंने एक सिंपल सी इक्वेशन दी थी जो लास्ट लेक्चर में अपन ने लिखी थी बेटा, याद है ना, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस अपन ने लिखा था बेटा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर
E माइनस यू साई इक्वल टू 0। अरे याद है ना, ठीक है। एक सिंपल सी इक्वेशन अपने लिखी थी बच्चों, जैसे मैंने कहा था ये इक्वेशन है, बस कहीं पर आ जाए तो थोड़ा सा आइडिया रखना कि हाँ ऐसी इक्वेशन हमें बताई है। क्लियर है। देखो बेटा इसका मतलब मैंने बताया था, डेल तो क्या है, माइक्रो चेंजेबल फैक्टर, यानी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वेव हमें पता रेंडमली मूवमेंट शो करेगी तो बार बार अपनी डायरेक्शन में चेंजेस करेगी या नहीं करेगी, करेगी बेटा। साई क्या है, साई है बेटा वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, वेव है यानी वेव फंक्शन है, मतलब वेव को डिनोट कर रहा है, वेव को डिनोट कर रहा है। वेव कहां से आई, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसका मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है इनडायरेक्टली। क्लियर है, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स है। अलग अलग डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में बात करें तो तीनों एक्सिस इंक्लूड होगी नहीं होगी, एक्स होगी, वाई होगी और जेड भी होगी। क्लियर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक कांस्टेंट है, ई मतलब टोटल एनर्जी, यू पोटेंशियल एनर्जी। टोटल और पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वही तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। हमें पता मूवमेंट शो कर रहा है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, यस और नो, ठीक है। और इसको हमने मॉडिफाइड करके भी लिखा था बच्चों, कैसे, इनवर्स डेल स्क्वायर साई प्लस अपन ने क्या कहा था, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इक्वल टू 0। याद है ना, ये दो इक्वेशन बच्चों यहां तक अपने लिखा था, यस और नो। मॉडिफाइड करके कैसे लिखना है, जो बच्चे एब्सेंट थे वो बच्चों की कॉपी में जरूर देखना बेटा, पूछना नहीं समझ में आया तो सिंपल वे में करवाया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से साई को कॉमन ले लिया तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर तीनों के कॉमन साई। तो ये जो डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर के बराबर इनवर्स डेल्टा स्क्वायर के लाप्लासियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इसको। क्लियर है, तो साई को हटा दो बच्चों, बाकी इन तीनों की जगह क्या किया, यानी इनवर्स डेल्टा स्क्वायर लिख के आगे साई लिख दिया। क्लियर है, ये लाप्लास साइंटिस्ट ने शॉर्ट फॉर्म में से कन्वर्ट किया था। क्लियर है। एक और साइंटिस्ट आए थे बेटा हैमिल्टोनियन, एनसीईआरटी में तो सीधा एक पॉइंट लिख रखा था बेटा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया रखना कैसे करना है। हैमिल्टोनियन साइंटिस्ट ने और भी इससे मॉडिफाइड किया। ओके, कैसे किया बेटा, देखो समझना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करके इसे मॉडिफाइड करते हैं। कैसे, यहां तक तो हमने कर रखा है, यहां तक तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, बात समझ में आई क्या। इसके आगे देखो इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनवर्स डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ बेटा, ठीक है। इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस की जगह ये किस में हो जाएगा, अरे इक्वल के इधर आएगा तो माइनस होगा नहीं होगा, होगा बेटा। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस क्या लिखूंगा, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन क्या लिखूंगा, एच स्क्वायर ई माइनस यू साई, यस और नो। क्लियर है, बस थोड़ी मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं बच्चों। अब देखो इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये एच स्क्वायर अब ऊपर आएगा नहीं आएगा, आएगा, और माइनस के साथ आएगा नहीं आएगा। तो क्या लिखूंगा बच्चों, इधर देखो ये पूरा स्टेप जो है, ये वाला पूरा स्टेप, ई माइनस यू साई को छोड़कर बाकी को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इधर क्या बच गया, ई माइनस यू साई, ओनली ये बचेगा नहीं बचेगा। बाकी स्टेप को क्या करूं, इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा बेटा, माइनस आएगा एच स्क्वायर इनवर्स डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, इसके अपॉन में आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा। तो क्या लिखेंगे 8 पाई स्क्वायर एम, और ब्रैकेट के बाहर मैं क्या लिख रहा हूं, ये वाला साई। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर है बच्चों, ठीक है। बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्लियर है। इस u को अगर इस साइड लेके आ जाऊं तो ये बताओ बच्चों प्लस का होगा नहीं होगा, अरे प्लस का होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, ई साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, u अगर इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो क्या लिखूंगा, ई माइनस एच स्क्वायर इनवर्स डेल स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, 8 पाई स्क्वायर एम। क्लियर है। और ये साई, बात समझ में आ रही है बच्चों कैसे कर रहा हूं, यस और नो। और ये जो टर्म है बेटा इसको और दूसरे साइंटिस्ट ने और शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्या, u माइनस है, u माइनस क्या आ गया बच्चों, एच स्क्वायर इनवर्स डेल्टा स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। इसको क्या लिखा बच्चों, उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग लिखा एच कैप से। एच कैप यहाँ पर क्या है बच्चों, एच कैप है बच्चों हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसका मतलब बच्चों देखो इधर हमारे पास क्या बच गया, ई साई इक्वल टू, और देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, एच कैप साई, ठीक है। बस एनसीईआरटी में एक ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है। ये किसके लिए दे रखा है, फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम, क्या कहा, फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम एनर्जी ऑफ विच नो चेंज विद द टाइम। एटॉमिक और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल के लिए बात करें, ये तो कंडीशन इक्वेशन किसके लिए अप्लाई की थी, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग करता जाता है, तो हमें पता है बच्चों उसमें काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं होती, उसमें ओनली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था पोटेंशियल और टोटल का डिफरेंस करके। क्लियर है। ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए था, तीनों डायरेक्शन में रैंडमली मूवमेंट करेगा, लेकिन नेचर में हमें पता है
एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं ये स्टेबल सिस्टम है या नहीं है, स्टेबल सिस्टम है, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्लियर है, तो क्या करें, टोटल एनर्जी के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया, किसके लिए, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम जिनकी एनर्जी में टाइम के साथ चेंज नहीं होता बच्चों। क्लियर है, यस और नो, नोट करो। यहाँ तक तो अपने कर रखा था बेटा, यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो। कौन सा बेटा, साई, क्या ये कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। देखो लविश ने जैसे यहाँ पर भयंकर मैथमेटिक्स लगाई है, ठीक है बेटा, बिल्कुल बात सही है, अगर कैंसिल होते तो मैं भी कर देता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन ध्यान रखना कैंसिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है बेटा, ये ठीक है। ये मैंने क्या कहा, ये सिर्फ वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कोई वेव प्रेजेंट है। बात समझ में आई क्या, अरे वही बात है बेटा, दो पास टावर लगे हैं तो दोनों ही काम नहीं करेंगे क्या, दोनों की वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी क्या, ठीक है। ये क्या, ओनली वेव फंक्शन, स्टार्टिंग में काट देते बेटा, स्टार्टिंग में काट देते अपन, तो ध्यान रखना। साई को साई से क्यों नहीं काटा, अब समझ में आ गया बेटा, तो साई कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है बेटा, ठीक है, साई कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, ये ओनली एक वेव की एग्जिस्टेंस को बता रही है, ठीक है। क्या, कौन सा, ये वाला क्या, बिल्कुल, ये तो माइक्रो चेंजेबल, खाली चेंज होने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। बस इस बात को डिनोट कर रहा है कि वेव फंक्शन बार बार चेंज होगा, तो कभी वेव इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, तो ये इसका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, ये वाई के रेस्पेक्ट में, ये जेड के रेस्पेक्ट में। इसकी इन सब की वैल्यू बेटा एमएससी लेवल का काम है, 4 पेज का सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का ओनली, सच है ये 4 पेज का, हाँ बस नहीं, उसमें ही बहुत टिपिकल आता है, उसको समझ के करे तो वही बात है, 40 पेज हो जाते हैं, वो भी 4 पेज में, जिसकी मैथमेटिक्स और प्रैक्टिस मान लो जिसने पढ़ा हुआ वो भी एमएससी लेवल का पूरा डिटेल से। अपने नीट लेवल में तो कई टीचर ये क्वेश्चन भी स्किप कर देते नीट और जेई लेवल पे, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए, ऐसा कुछ है तो हमने देखा हुआ है। आगे एक नोड पे आएगा बेटा क्वेश्चन बने तो, मैं भी लास्ट एक ऑप्शन नोड पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिया गया था, जहाँ पे साई को क्या मानते हैं, नोड पे क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है तो साई की वैल्यू 0 मान के अप्लाई करते हैं। इनवर्स डेल्टा स्क्वायर बेटा क्या कहा, देखो ये कांस्टेंट तो है एक्चुअल में, लेकिन कांस्टेंट एक्चुअल में क्या किया, इसकी कोई वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या है, ओनली इनको शॉर्ट फॉर्म में, इनको देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यानी जो इतनी बड़ी वैल्यू है इनको एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वैसे ये कांस्टेंट नहीं है, इनको क्या किया, यानी ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया था बेटा, सिंबल की फॉर्म में यूज किया था, ठीक है। तो ये जो इतना सब कुछ हमने लिखा है, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है, इन सभी के लिए एक कॉमन सिंबल यूज किया है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट नहीं सिंबल बोले तो मोर करेक्ट है ये, इसलिए तो बोला ऑपरेटर, साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग किया, इक्वेशन को मॉडिफाइड करके बनाया है। जैसे अपन बोले कि सर फिर ये भी है तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, यहाँ पे डेल की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ओनली एच की वैल्यू फिक्स नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर डेल की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, ये तो क्या ओनली सिंबल है इन चीज का। क्लियर है, चलो तो ये तो ध्यान रखना मेनली क्या था बेटा। अब देखो याद रखने वाली बात क्या, नीट लेवल पर तो फिर से भी नहीं पूछेगा, जेई लेवल पे अगर टिक लगाने वाला क्वेश्चन अगर पूछे तो देखो बेटा क्या पूछेगा, इनमें से कौन, सॉरी बेटा, ठीक है, इनमें से कौन सा क्या करेगा, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, कैसे बेटा, तो नॉर्मली क्या करेगा, ये क्वेश्चन तो फिर भी मान लो कुछ टीचर बता देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा इस चीज को रट के रखता है, लेकिन फिर क्या करेगा, सेकंड ऑप्शन ये दे देगा और थर्ड ऑप्शन ये दे देगा बच्चों, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड वाली इक्वेशन बहुत कम लिखाते हैं बेटा कि आगे ये ऐसे भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, आंसर कौन सा जाएगा, ऑल इज वेल, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 मैंने ब्लॉक क्यों की है, इन 3 का तो आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसी कोई क्वेश्चन हमें बताई गई थी। क्लियर है, अब इस पे 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। पहला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है बच्चों वो तो मैंने बताया था, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले किसने डिनोट किया या रिप्रेजेंट किया, श्रोडिंगर ने। क्लियर है, पहला क्वेश्चन। ये 3 और बनते हैं क्या, साई क्या है, साई ओनली वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन मतलब ओनली वेव की एग्जिस्टेंस को बता रहा है, विच इज रिप्रेजेंट टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, यानी यहाँ पर कोई वेव है
इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? फिर तुम्हें पूछेगा बेटा साई स्क्वायर, साई स्क्वायर। अब इक्वेशन में भले ही साई स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर साई स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब वेव फंक्शन बहुत ज्यादा है, वेव फंक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वेव की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे मैंने कहा बेटा सिंपल एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से अगर करें, मोबाइल में नेटवर्क अगर फुल आ रहा है, मतलब आसपास टावर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। क्लियर है? तो क्या कहेंगे? साई, ओनली साई बोले, ओनली साई तो क्या कर रहा है? सिर्फ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी वेव की एग्जिस्टेंस को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को बता रहा है। क्लियर है? लेकिन साई स्क्वायर बोले, इसका मतलब वेव की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वेव की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? एक और चीज बच्चों ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा एमएससी लेवल पे उनका 4-5 पेज का, कई बार 10 पेज का भी कर देते हैं, आगे क्वांटम नंबर तक जाए तो पूरा सॉल्यूशन होता है। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, इनको सोल्व करने पर क्या आते हैं? कुछ डिजिट्स आती है जिनको क्वांटम नंबर बोला है। मैंने स्टार्टिंग में इनऑर्गेन की क्लास लगाई थी, तो कुछ दिन आपने शायद क्लासेस ली भी होगी, क्वांटम नंबर्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे उस टाइम आए नहीं थे तो मैं वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अपन इसमें ऑर्बिटल वगैरह सब पढ़ेंगे तो उसमें वापस बता दूंगा। तो क्या कहा, एक क्वेश्चन अपने नीट और जेईई लेवल पे ये बनता है, to solve the Schrodinger equation a group of digits are obtained which is called quantum number। यानी श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करने पर क्या होता है? कुछ डिजिट्स का ग्रुप मिलता है जिसे क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। अपन कई सारे क्वांटम नंबर लिखेंगे बेटा, कैसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है? वो क्वांटम नंबर कहां से गेन की गई बच्चों? श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया, उनको गेन किया गया। समझ में आ गया? क्लियर है? उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे एनएलएमएस सीक्वेंस से 1 by 1। क्लियर है? लिखो बेटा स्टेटमेंट लिखो, ये तीनों लिखो। साई स्टेटमेंट लिखो 3, ऐसे लिखो साई psi is a wave function, 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 psi is a wave function which is represent to psi is a wave function which is represent to amplitude of wave। psi is a wave function। डेल और डेल स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? डेल और डेल स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? डेल का मतलब क्या करता है? ये तो माइनर चेंजेस को। क्लियर है? यहाँ पर मैंने क्या कहा, जैसे साई और साई स्क्वायर वाली बात है बेटा, ओनली साई तो नॉर्मल वैल्यू को रिप्रेजेंट करिए, साई स्क्वायर क्या? बहुत ज्यादा एक्जिस्टेंस को, बहुत ज्यादा डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सेम केस यहाँ पर है, माइनर चेंजेस के लिए तो क्या डेल, और चेंजेस ज्यादा होता है तो डेल स्क्वायर से, और कुछ नहीं इसका। ठीक है? लिखो साई इज ए वेव फंक्शन विच इज रिप्रेजेंट टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो साई स्क्वायर, psi square is represent to psi square is represent to psi square is represent to probability of finding of electron। psi square is represent to probability of finding of electron। psi square is represent to probability of finding of electron। psi square is represent to probability of finding of electron। ठीक है, कोमा लगाए, कंटिन्यू करो। इफ वैल्यू ऑफ psi square is more, if value of psi square is more, if value of psi square is more then the probability of finding of electron, if a value of psi square is more than the probability of finding of electron, if the value of psi square is more than the probability of finding of electron, also will more, the value of psi square is more than the probability of finding of electron, also will more, also will more। देख लिए?
चलो एक लास्ट स्टेटमेंट और लिखो बेटा। टू सोल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन, टू सोल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन, टू सोल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन, a group of digits, a group of digits, a group of digits is obtained, a group of digits is obtained, a group of digits is obtained. To solve the Schrodinger equation, a group of digits is obtained which is called quantum number, which is called quantum number, which is called quantum number, which is called quantum number. लिख लिए, which is called quantum number, लिख लिए बेटा। ठीक है, एक काम करना बच्चों, लास्ट में जो हमने लिखा था बच्चों देखो, अरे एच कैप का मतलब लिख लिया था ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके, ये हमने लिखा था ई साई इक्वल टू एच कैप साई। इसके आगे ये पॉइंट जरूर लिख लेना जो एनसीईआरटी लाइन है, लिखो। फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम, ये जो अपन ने लिखा था ई साई इक्वल टू एच कैप साई, नहीं नहीं वहां पे जो लिखा था इसी के आगे लिख लो, उस टाइम जो लिखा था 2-3 लाइन पहले, वहां ऊपर जो लिखा था हमने उसके आगे लिख लो। फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम, फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम, फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम, फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम एनर्जी ऑफ विच, फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम एनर्जी ऑफ विच नॉट चेंज विद टाइम, फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम एनर्जी ऑफ विच नॉट चेंज विद टाइम, फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम एनर्जी ऑफ विच नॉट चेंज विद टाइम। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम के लिए जिसके लिए क्या होता है, एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो नॉर्मली क्या करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को इस शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये बच्चों अपना काम हुआ एटॉमिक मॉडल्स का। ठीक है, अपने चैप्टर का मोस्ट ऑफ द काम तो हो चुका है, बस एक अपने मेनली एटॉमिक के बेसिस पे बात करें तो अपना एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बच गया। ठीक है, उसके बाद में ऑर्बिटल है, क्वांटम नंबर है, ये अपने लिए एक्स्ट्रा है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ये मेनली आपके इनऑर्गेनिक में भी आता है, तो अभी इनऑर्गेनिक आपने पढ़ी नहीं है, कुछ बच्चों ने क्लास ली थी शायद, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल और वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा क्वांटम नंबर। ठीक है, और फिर एक लास्ट में बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स में तो वैसे तो आपके पूरे जैसे समथिंग करे तो 10-12 पेज का चैप्टर पूरा, लेकिन सिर्फ आपको मैं 1.5 पेज में करवाऊंगा। 1.5 बोला है मैंने, 1.5 तो 1.5। ठीक है, सारे क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाएंगे बेटा। 1.5 पेज में कराऊंगा, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले 2-3 है, कैसे करना क्या करना, 1.5 पेज में सारे 10 पेज का काम हो जाएगा। फिजिक्स के क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएंगे। हाँ, मैक्सिमम इसलिए बोला है कुछ 1-2 ग्राफ वाले जरूर आते हैं, वो फिजिक्स में डिटेल से बताते हैं, वो भलाई बाकी कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे, वो अपन बात करेंगे। तो चलो बच्चों बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैंने होल्ड इसलिए कर दिया, बिल्कुल ली थी, मुझे ध्यान है बेटा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैंने होल्ड इसलिए किया है क्योंकि ये बोर मॉडल पर तो बेस्ड है, कुछ टीचर इसे बोर मॉडल के साथ ही करवा देते हैं, लेकिन वो खिचड़ी बन जाता है पूरा बच्चों, क्योंकि बोर मॉडल पहले से खुद बहुत लेंथी पार्ट है। हमने देखा था बच्चों, बोर मॉडल के पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे, फिर उसके कौन कौन सी इसके जैसे एप्लीकेशन है वो बताई थी, फिर मैंने उसके कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे 25-30 के समथिंग, तो कम से कम 6-7 लेक्चर जानबूझ के अपने बोर मॉडल में दिए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट था अपने लिए। उसी के साथ मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी इंक्लूड कर देता तो कंफ्यूज हो जाते क्या पढ़ रहे थे अपन। तो पहले मैंने एटॉमिक मॉडल सीक्वेंस से बताए हैं, अब बात करते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है उससे पहले बात करते हैं, ये बेसिक टर्म जो आती है स्पेक्ट्रम, इसका आइडिया होना चाहिए क्या होता है कैसे होता है। ओके, चलो बेटा हेडिंग लिखो, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बिल्कुल 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 प्रिंस, आई नो बेटा, बिल्कुल क्लास में ही लगवाता हूँ, शेड्यूल में ही बनाता हूँ, कौन से टीचर ने पढ़ाया था, बिल्कुल आइडिया है। चलो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की हम बात करें बच्चों, देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम का बेसिकली ये टर्म जो यूज होती है, इसका मीनिंग बता सकते हो क्या? स्पेक्ट्रम स्प्लिट करवाना, और कोई
स्पेक्ट्रम, ध्यान रखना बेटा, स्पेक्ट्रम का सबसे सिंपल मीनिंग होता है ए सीरीज ऑफ कलर बैंड्स। बात समझ में आई क्या? क्या कहा? ए सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, अलग अलग कलर बैंड की एक सीरीज जो होती है उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम वर्ड यूज होता है। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा आपका विभाजन। शाबाश, विभाजन किसका विभाजन रे छविकांत? ठीक है, चलो बेटा विभाजन समझते हो क्या? विभाजन, शाबाश बेटा, ठीक है। चलो बेटा, तो क्या कहा? देखो विभाजन, वर्गीकरण, ये खतरनाक वर्ड समझते हो ना? चलो देखो, कहने का मतलब क्या, सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, यानी कलर बैंड की सीरीज होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम वर्ड यूज करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने नेचर का जैसे रेनबो, ठीक है, रेनबो इंद्रधनुष अपन देखते हैं बेटा, उसमें क्या होते हैं? कई सारे कलर बैंड्स होते हैं एक साथ बच्चों। ऐसे ही क्या बोलते हैं? ऐसी जो कई सारे कलर्स बैंड्स की सीरीज होती है उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पेक्ट्रम वर्ड यूज करते हैं बच्चों। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्पेक्ट्रम। अब ये कई सारे जैसे कलर बैंड की सीरीज मिलती कैसे है, तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट सुनना बेटा। When light or radiations are passes through a prism or solution, then a series of color bands is obtained, which is called a spectrum। मैंने क्या कहा? जब किसी लाइट या रेडिएशंस को, लाइट या रेडिएशंस इसलिए बोला है बच्चों, नॉर्मली सनलाइट से आती है तो अपन उसे लाइट बोल देते हैं, और रेडिएशंस यानी अदर सोर्स है कोई, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इनसे या कोई हीट से आ रही है बेटा, ठीक है, कोई गैसेज सिस्टम है उससे कोई हीट पास हो रही है, उसको अपन रेडिएशन भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो लाइट या रेडिएशंस को किसी प्रिज्म से या फिर सॉल्यूशन से पास करते हैं तो क्या होता है? कई सारे कलर बैंड्स की एक सीरीज मिलती है, उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा जैसे रिंग टाइप से होते हैं, रिंग होती है बच्चों, उसमें देखा डायमंड टाइप से लगा होता है, अरे देखा नहीं देखा? घरों में जैसे अपने मान लो लेडीज यूज करती है रिंग, जेंट्स भी यूज करते हैं ज्यादातर बच्चों। देखो क्या करेंगे, जैसे रिंग होती है उसमें क्या डायमंड होता है, या डायमंड को आप कभी भी देख, रिंग होती है, नेकलेस होती है, उसमें कभी देखा होगा डायमंड होता है, उसको आप थोड़ा रोटेट करके देखना। अरे रोटेट करके देखोगे तो बच्चों क्या होगा? अलग अलग कलर शो होंगे नहीं होंगे? कभी आपको थोड़ा येलो टाइप से, कभी डायमंड जो होता है बेटा, जो रिंग बड़ा तो आपने नहीं देखा, लेकिन छोटा डायमंड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, जो ज्वेलर्स यूज करते हैं उसको जब आप रोटेट करके देखते हो अलग अलग एंगल से, तो क्या होगा? अलग अलग लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई पास होगी बेटा आपको। कभी आप वॉयलेट देखोगे, कभी पर्पल कलर देखोगे, कभी रेड टाइप से, कभी येलो टाइप से, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको साफ साफ डिफरेंस दिख जाएगा बच्चों। वैसा ही होता है, क्योंकि प्रिज्म भी क्या करता है? लाइट को क्या कहता है? स्प्लिटिंग कर देता है बेटा, अलग अलग कलर बैंड्स मिलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर है? लिखो बेटा, लिखो। when light or radiations are passes through a prism or solution, when light or radiations are passes through a prism or solution, when light or radiations are passes through a prism or solution, light or radiations are passes through a prism or solution, लाइट और रेडिएशंस आर पासेस थ्रू ए प्रिज्म और गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन लिख लेना। लाइट और रेडिएशंस आर पासेस थ्रू ए प्रिज्म और गैसेस सॉल्यूशंस, then a series of color bands, then a series of color bands, then a series of color bands is obtained, a series of color bands is obtained which is called spectrum. A series of color bands is obtained which is called spectrum. A series of color bands is called obtained which is called spectrum. Clear है? तो बच्चों देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली स्पेक्ट्रम पे वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर, ठीक है, उसको तो हमें डिटेल से पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर कई सारे वर्ड बार बार यूज होंगे बच्चों, जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन होगा, लीनियर, बैंड, कंटिन्यूअस, इन सब का मीनिंग क्या होता है। तो जहां पर कोई वर्ड आता है कम से कम आपको उसका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, और मैं जरूर बताता हूँ। क्लियर है? चलो बेटा देखो समझते हैं इस बात को। तो स्पेक्ट्रम की अगर अपन बात करें तो समझना, देखो बच्चों कैसे इजी वे में अपन को करना है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है ये अपने समझा है, और मेनली ये क्या होता है बच्चों, दो टाइप का होता है। एक तो होता है बेटा एमिशन यानी एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाम से पता चल रहा है बच्चों एमिशन और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। एमिशन का मतलब क्या होता है? एमिशन का मतलब क्या होता है? लॉस करना, ठीक है, लॉस करना। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? गेन करना। जैसे हीटर वाला केस अपन देखते हैं बच्चों, तो हीटर तो क्या कर रहा है? लाइट का या एनर्जी का क्या कर रहा है? जैसे हीट का एमिशन कर रहा है, लॉस कर रहा है। अपन क्या कर रहे हैं?
एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, एमिशन नाम से पता चल रहा है, इसमें तो क्या होगा, सीधा लॉस होगा, ट्रांसफर होगा। कैसे? ये जैसे मान लो कोई सोर्स है बेटा या कोई सबस्टांस है, ये मान लो कोई सबस्टांस है, सबस्टांस से लाइट आ रही है, ये लाइट है, इसमें क्या किया, बीच में अपन ने क्या लगाया है, ये प्रिज्म है बेटा आपका, प्रिज्म है, और यहां पर मैंने क्या लगाया है, कर्टन लगाया है। तो क्या करेंगे, एमिशन, एमिशन का मतलब क्या, जब किसी प्रिज्म पर लाइट पास कर रहे हैं अपन, तो प्रिज्म सीधा क्या करेगा, सीधा इनको आगे रिफ्लेक्ट कर देगा बेटा। ठीक है, यानी कोई भी पार्ट खुद रखे बिना डायरेक्टली आगे पास कर देगा। और कर्टन पर क्या करते हैं बेटा, जब कई सारी लाइट्स रेडिएशंस गिरती है तो क्या होता है, कई सारे कलर बैंड्स मिलते हैं, और कई सारे डिफरेंट कलर बैंड्स मिलते हैं, उन्हीं को तो अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं बेटा। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन की बात करें बच्चों, देखो एब्जॉर्प्शन में थोड़ा क्या डिफरेंस होता है, नाम से पता चल रहा है, इसमें पहले एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, कैसे होगा बेटा समझना, ये तो जैसे क्या है, लाइट सोर्स है, ये जैसे लाइट सोर्स है, इससे लाइट आ रही है, ये कोई सबस्टांस है, ये लाइट सोर्स है, इससे सबस्टांस पर लाइट पास हो रही है बेटा। ठीक है, अब सबस्टांस पहले लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा बेटा। ठीक है, पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ लाइट को आगे पास करेगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कौन सी लाइट होगी बेटा, रिमेनिंग लाइट है। ये कौन सी लाइट है, रिमेनिंग लाइट है, क्योंकि कुछ लाइट को तो सबस्टांस ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। क्लियर है? ये जो रिमेनिंग लाइट बच्चों यहाँ पर है, इसको जब अपन क्या करते हैं, फिर प्रिज्म पर पास करेंगे, और प्रिज्म क्या करेगा, इसको आगे जैसे कर्टन अगर अपन लगा के देखें, तो प्रिज्म क्या करेगा, आगे कर्टन पर पास कर देता है बच्चों, तो कई सारे कलर बैंड्स मिलते हैं, और इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। लेकिन ये सारे कलर बैंड्स किससे मिल रही है, सबस्टांस पहले क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी पहले बीच में अपने एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करवाया है, इसकी वजह से जो हमें गेन हो रहा है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों मेनली बात करते हैं इनके टाइप के बारे में। जैसे मैंने कहा कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या होते हैं, ये नाम बार बार आएंगे, तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? टाइप की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जैसे मेनली अपन ने कहा बच्चों, दो टाइप का होता है, दो टाइप तो अपन ने ऊपर लिखे ही लिखे हैं। एक तो अपन ने क्या लिखा बच्चों, एमिशन, ये दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनके सब टाइप और पढ़ेंगे अपन। ये एमिशन है, ये कौन सा है बच्चों, एब्जॉर्प्शन वाला है। एक टेबल के थ्रू देखते हैं, बहुत इजी वे में याद होगा। कैसे? एमिशन, एमिशन के तीन टाइप होते हैं बेटा। एक तो कौन सा होता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, एक होता है लीनियर, एक होता है बच्चों बैंड। इसके तीन टाइप कौन से होते हैं, एक तो कौन सा होता है कंटिन्यूअस, एक कौन सा होता है बेटा लीनियर, एक कौन सा होता है बैंड टाइप का होता है बच्चों। और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है मेनली, लविस संकेत तुमने तो पढ़ रखा है बेटा, आइडिया है क्या, ये दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है बैंड होता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों को आइडिया होना चाहिए सर इसका मतलब क्या है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये ध्यान रखना बच्चों, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो किससे मिलता है, व्हाइट लाइट, सनलाइट से। क्या कहा, व्हाइट लाइट, इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको नाम दिया जाता है बेटा। कैसे, हमें पता सनलाइट, अरे एक बात बताओ, ऐसा है कि मान लो बचपन में हम जो रेनबो देखते थे, जो रेनबो हमें दिखाई देता है बच्चों, क्या होता है, वो नेचुरल है वो तो, और हमें पता कोई भी एरा में, कोई भी जनरेशन में हम देखे वो सेम होता नहीं होता। ऐसा है कि वही बात, हमारे टाइम में क्या होता, उसमें ओनली 2 ही कलर होते थे 50 साल पहले, आपके टाइम पे मान लो 5 कलर होते हैं, आने वाले टाइम पे 15 कलर होंगे। ऐसा है क्या, नहीं बच्चों, वो हमेशा एक जैसा होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी यानी एक जैसा होता है, तो क्या होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो क्या होता है व्हाइट लाइट से होता है। क्लियर है, व्हाइट लाइट से होता है, इस वजह से क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा एक जैसी होती है, तो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर है, और हमें पता सनलाइट क्या करेगी, उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगी, एमिट करती है, एमिशन से ही वो होता है बच्चों, इस वजह से क्या बोलते हैं इसे, यानी एमिशन में आता हो। क्लियर है, लीनियर, लीनियर वाला क्या आता है बेटा, एटॉमिक गैसेज। क्या कहा मैंने, एटॉमिक गैसेज, मैंने कहा क्या कहा था बेटा, प्रिज्म या फिर गैसेज सॉल्यूशन भी अपन यूज करते हैं। एटॉमिक गैसेज जो होती है बच्चों, एटॉमिक गैसेज से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या होता है, लीनियर होता है। एटॉमिक गैसेज यानी गैस क्या होनी चाहिए, एटम की फॉर्म में होनी चाहिए, फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, इस टाइप से क्या है एटम की फॉर्म में गैसेज है, उनसे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम होता है। क्योंकि अगर एटॉमिक गैसेज है उससे जो कलर बैंड्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं बेटा, पतले बैंड्स होते हैं, एक लाइन की तरह होते हैं, इस वजह से बोला जाता है लीनियर स्पेक्ट्रम। क्लियर है, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम किससे मिलता है बेटा, मॉलिक्यूलर गैसेस, इससे मिलता है मॉलिक्यूलर
गैसेज, यानी जो गैसेज सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, यानी जैसे H2, N2, O2। अरे मॉलिक्यूल समझते हो ना, मोर देन वन एटम्स, क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर गैसेज होते हैं, इनसे जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो जो कलर बैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ठीक होते हैं, ठीक है, यानी बैंड टाइप से होते हैं, यानी चौड़े पट्टे, बैंड का मतलब पट्टा, ठीक है, बेल्ट टाइप से बच्चों क्या होता है, यानी थोड़े से इनके कंपैरिजन में थोड़े वाइड होते हैं बेटा, इस वजह से क्या इनको नाम दिया गया बैंड, जैसे मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे नाम दिया गया, क्लियर है। लीनियर, लीनियर वाला वही है बच्चों एटॉमिक गैसेज से, ये एटॉमिक गैसेज, और बैंड, बैंड वाला किससे मिलेगा, मॉलिक्यूलर गैसेज से मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चों देखो, इस पे जो एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, उसकी मैं बात करूं, पहले अगर मैं सीधा क्वेश्चन रटवाता बच्चा कहता कि ठीक है सर मैं रटूंगा, लेकिन बच्चे को बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे आता है, क्लियर है। तो समझना, पहली बात तो क्वेश्चन बनेगा, ये तीन बनेंगे, ये तीन क्वेश्चन बनेंगे, क्या कि सनलाइट से जो, या विजिबल लाइट, सनलाइट से जो बनने वाले स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला जाता है, क्लियर है, ठीक है। फिर बात करेंगे बच्चों एटॉमिक गैसेस के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, लीनियर स्पेक्ट्रम, ठीक है, लीनियर स्पेक्ट्रम या एटॉमिक गैसेस स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है, लीनियर वाला होता है। मॉलिक्यूलर गैस का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, कैसे, ठीक है। तो कौन सा टाइप होता है, कैसे बनते हैं, थोड़ा सा दिमाग में ये आइडिया रखना बेटा, इमेजिन रखना, क्लियर है, नोट करो, अब फटाफट छाप दो। एब्जॉर्प्शन में कंटिन्यूस क्यों नहीं आता बेटा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन मेनली हमें पता है कंटिन्यूस वाला किससे आता है, व्हाइट लाइट, सनलाइट से आता है, और सनलाइट में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सनलाइट सीधा क्या करेगा, एमिशन वाला प्रोसेस होता है, सनलाइट तो क्या करता है, लाइट पास करता है, सन जो होता है वो सीधा लाइट पास करेगा, इस सनलाइट से गेन होता है। हाँ बेटा, अभी जहां तक आइडिया बेटा मिलियन बिलियन ईयर्स तक तो खत्म होगी नहीं। अभी जैसे हाँ, अभी जैसे नई डिस्कवरी हुई थी, तो उसमें बताया था 2 दिन पहले का आया था, एक रिजल्ट आया था कि सबसे स्मॉल पार्टिकल, सन के सबसे स्मॉल पार्टिकल, खाली इतना बड़ा एक डायग्राम दे रखा था, इतना बड़ा पार्ट डायग्राम दे रखा था, बोले अब तक की सन की सबसे क्लियर इमेज है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल दे रखे थे, बोले एक सबसे स्मॉल पार्टिकल सन का, और एक पार्टिकल की साइज है 13 पॉइंट समथिंग लाख स्क्वायर मीटर, एक पार्टिकल की साइज, बोले सन का सबसे स्मॉल पार्टिकल और इसकी साइज है 13.4 लाख स्क्वायर मीटर। बहुत ज्यादा। नो बेटा, एक्चुअल में इसकी इतनी स्टडी कर ही नहीं पाते, क्योंकि इसके पास जा ही नहीं पाते। आपको पता चाइना कितना बड़ा हरामी है, चाइना ने तो आर्टिफिशियल सन बना भी लिया, लेकिन वो कुछ टाइम तक इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकता। यही जो न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शंस में हाइड्रोजन हीलियम यूज होते हैं ना, इन्हीं की हेल्प से। अरे वो तुम्हें पता कितना बड़ा हरामी, वो बताता है क्या वो, ये तो खाली आइडिया लगाया शायद, इसमें जो सन के अंदर रिएक्शंस होती है उन्हीं एलिमेंट्स की हेल्प से शायद उसने बनाया होगा कैसे सिस्टम से, लेकिन बाकी इसने खुद लीक किया ही नहीं उसने। हाँ, अरे उसे बहुत कुछ पता है, ये मान लो बहुत कुछ पता है चाइना को। बस ये है कि वो अपने इंडिया की तरह ये नहीं, अपने इंडिया में तो क्या होता है, वो इसका नीरज चोपड़ा का स्टेटमेंट आया था, बोले कि आज जिस दिन मैं विनर बना था उसके दूसरे दिन से कभी फंक्शंस कभी ये, मैं 20 दिन से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया। और चाइना है, अब तक तो अगले ओलंपिक के लिए कुछ विनर तैयार कर चुका है, इतने 1 महीने में वो, तो वो चाइना है। कोई दो।
अरे चाइना और ये अमेरिका इसलिए तो क्रिकेट नहीं खेलते ये, क्योंकि जिसमें मेडल्स वगैरह नहीं आते ना, जिस स्पोर्ट्स में, इसमें टाइम वेस्ट करते ही नहीं है, मेडल्स नहीं मिलते। हाँ, वो 4 साल में एक बार मिलता है, और वो भी खाली एक ही वर्ल्ड कप मिलता है, और ये मेडल लेके आते हैं ना, तुम्हें पता है कम से कम 500 मेडल ले जाते हैं टोटल मिला के, एक एक कंट्री लेके जाता है, तो कितने ब्रॉन्ज वगैरह कितने मेडल, अपन एक एक वर्ल्ड पे अपन प्राउड फील करते हैं, वहाँ पे एक एक प्लेयर ले जाता है कई बार 7-7 8-8 मेडल। तो पर सीधी सी बात है, देखो उनकी, अब वही बात, अपन खाली पॉपुलेशन का रोना रोते हैं, चाइना की हमसे कम थोड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत है चीटिंग, देश की सबसे बड़ी दिक्कत है चीटिंग। बिल्कुल, तभी तो अनेकता में एकता। अनेकता में एकता मेरे देश की शान, इसलिए मेरा भारत देश महान है। बिल्कुल बेटा, उनको तो मेडल मिलते रहते हैं, हमको तो एक कई सालों में मिला है, इसलिए जदान तो बनता है अनेकता में एकता। चलो ठीक बेटा, एक तो मिलता है, बिल्कुल बात सही है कि कई सालों में एक मिला है, सालों में एक मिलता है, लेकिन हमें एक पे लिमिटेड नहीं रहना है, ये ध्यान रखना, हमें एक पे ही लिमिटेड नहीं रहना है, और आगे प्रैक्टिस जरूरी है। चलो, अरे लड़ो मत, लड़ो मत बेटा, लड़ो मत, और मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, लड़ो मत। टोटल वो स्पोर्ट्स पे होते हैं शायद, पता नहीं, शायद 120 के समथिंग होते हैं टोटल, 120। इंडिया वो तो अभिनव जीता था, अभिनव बिंद्रा 2008 में, अभिनव बिंद्रा ने जीता था उसमें निशाने में, शटलर में। अब ये जीता है, हाँ मिल्खा सिंह ने गोल्ड कभी नहीं जीता था बेटा, मिल्खा सिंह 0.1 सेकंड से हार गया था, ओलंपिक में कभी नहीं जीत पाए थे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने 72 रेस की थी लाइफ में, 70 जीते थे, 2 ये ओलंपिक वाली रेस ही हारे थे। मिल्खा सिंह 0.1 सेकंड से रेस हारा था, पीटी उषा 0.01 सेकंड से हारी थी, ये ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं ना, ये कहावत तभी से बनी है कि मतलब 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो 1 सेकंड से रेस हार गया हो, ये उसके बाद ये बनने स्टार्ट हुए। पीटी उषा 0.01 सेकंड की डिफरेंस से आ रही थी खाली रेस, गोल्ड नहीं जीत पाई, वैसे तो बहुत सी रेस जीते हैं, वही बात है, बच्चे ने टेस्ट में तो बहुत टॉप किया, लेकिन मैंने एग्जाम फाइट नहीं कर पाए, बस वो बात है। कुछ भी रीजन हो जाए, बस वो फाइनल जहाँ पे मतलब गोल्ड की बात आ जाए ना, वहाँ पे अभिनव बिंद्रा, और ये अभी जैसे अपने जो पैरालंपिक चल रहा है, अपने दिव्यांग बोलते हैं, उन पर चल रहा है, उन्होंने, अरे ये सब सिल्वर ब्रॉन्ज वाले हैं, हार्ड फोर्थ वाले। अभिनव बिंद्रा ने, और वैसे तो मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद ने 3 बार जिताया था इंडिया को हॉकी में। कौन? गीता फोगाट, गीता फोगाट गोल्ड मेडल नहीं जीती थी, ओलंपिक नहीं था, ऐसे भी नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे, कोई कंपटीशन था। ये चलता है, अंधों में काना राजा वाली बात है। मसाला चाहिए कहीं से बना दो बेटा, मसाला चाहिए तो दिक्कत नहीं। 2023 में हम 10 गोल्ड मेडल जीतेंगे, बिल्कुल बेटा, 10 क्या, इसे डबल जीतेंगे। बस जो मेडल जीतना चाहते हैं, जो अपने प्लेयर्स हैं, उनको प्रैक्टिस तो करने दें, ठीक है, फीता काटो, उद्घाटन करो, वो करो, वो करो, उसके चक्कर में नीरज चोपड़ा ने खुद कह दिया मैं परेशान हो गया, मैं परेशान हो गया, आए उस दिन से फंक्शन किए जा रहे हैं बेवजह, कभी मेरे को कहा आ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उद्घाटन कर दो, नारियल फोड़ दो, नींबू चढ़ा दो, मिर्ची लटका दो, बोले मैं खुद परेशान हो गया, 20 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। जबकि हमें एक मेडल पे लिमिटेड नहीं रहना है, हमें आगे मेडल्स जीतने हैं, तो दूसरे दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। और नीरज चोपड़ा लड़का जरूर 23 साल का है,
लेकिन रियल में इस बच्चे की थॉट बहुत प्यारी है, आगे की सोच रखने वाला है। वरना अपना इंडिया का होता और कोई होता तो शायद हीरो बन के अब तक तो घूम रहा था फेरारी कार में। लेकिन ये बच्चा रियल में आगे की थॉट वाला है, लेकिन इसे खत्म कर देंगे। ये तो अपने देश की, आप जैसे वही भाई एक बच्चे ने कहा एकता में अनेकता, मेरा भारत देश महान। हम तुम्हारी एज में थे, हम तो तुमसे भी ज़्यादा देशभक्त थे। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे चलती गई, खुद को मतलब फील होने लगा यार क्या कंट्री है वो। देश महान है लेकिन देश के लोग गद्दार हैं सारे, सच है ये। देश महान है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा इतिहास है और उसे बहुत बेटर है, लेकिन वो भी गद्दारों से भरा है, यही तुम्हें पता है। अंग्रेज जब आए थे, अंग्रेजों ने कहा कि जब पहली बार हम जीते थे 1757 में, तो हम खाली, जो ब्रिटिश थे खाली 200 थे। तो हमने देखा 200 के हम चल रहे हैं और 10,000 इंडियन हमारे लिए ताली जा रहे हैं। बोले हमें अचंभा हुआ, वो 10,000 हमें अगर एक एक पत्थर भी मारते हम उसी दिन भाग जाते। लेकिन चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे मंगल पांडे हो, मतलब वो हमारे, झांसी की रानी हो, वो हमारे अगेंस्ट लड़े तो उनके लोग ही उनको धोखा दे रहे थे हमारे साथ मिलकर। तो हमें पता चला यार ये देश है बहुत कमज़ोर है, ये इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसकी गर्दन पकड़ी जा सकती है। वरना टीपू सुल्तान, मंगल पांडे, आज़ाद, भगत सिंह, जो भी है, झांसी की रानी, कई सारे और, हाँ, और तो उनके बाद की बात है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में जिन्होंने मतलब आज़ादी से, फ्रीडम से 100-150 साल पहले लड़ने की कोशिश की थी, उनको उनके साथ वालों ने मिलकर हरा दिया। बात ये सच है ये। आज चाहे इंडिया कितना ही बुरी करे, औरंगजेब को कितना ही विलन दर्शाए, लेकिन फैक्ट वही है, जिस औरंगजेब को इतना बुरा उन्होंने दिखाया, जब तक वो जिंदा था उसने अंग्रेजों को सेट भी नहीं होने दिया इंडिया में। सच है ये, उसके जितना पावरफुल नहीं था कोई पाया। कुछ भी हो, जैसे भी हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मस्त रहो, लेकिन पर ये ध्यान रखना खाली देश और देशभक्ति के भरोसे रहेंगे तो बाकी जैसे बाकी चीज़ें बर्बाद हुई देश में, अपन भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, नो डाउट हमारा देश है, हमारी देशभक्ति बहुत ऊपर है, लेकिन खाली नारे लगाते रह जाएंगे ना। आपको ही पता है 7 साल से कितने नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम, मेरा भारत देश महान, लेकिन खाली नारों से होता है क्या? शमशान घाट और गंगा नदी भरी पड़ी थी लाशों से। बात समझ में आ रही है क्या? वो एक फोटो नहीं आती क्या जर्मनी की और इंडिया की, नदी को नदी मानने वाला देश, नदी को माँ मानने वाला देश। नदी को माँ मानते हैं, अपनी गंगा नदी की हालत कैसी होती है, नदी को नदी मानते हैं, वो कितनी केयर करते हैं। ये बात फैक्ट है। अपन इन चीज़ों में इतना कर देते हैं, ठीक है अपना देश बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो बात है 100 में से 80-90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश मान, वो बात हो रही है। लेकिन अब तो 90 में से 99 हो गए, 99 हो गई, दिक्कत वो हो गई। क्योंकि अब तो वही बात है, चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो, लोगों का जीना परेशान मतलब तो दूभर हो गया। लेकिन फिर भी एजुकेशन हेल्थ पे बात कोई नहीं करता। जो भी हो, जैसे भी बेटा, मैं तो ये कहता हूँ अलर्ट रहो। लास्ट ईयर के जो बच्चे बहुत अच्छे बोलते थे कि सर वही बात, वास्तव में सर ये कर दिया मोदी जी ने, ये किया, जो भी अपनी अपनी जगह सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिक्स यही तो होती है, सब अपना अपना मतलब सीधा करते हैं। लेकिन जब एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो वही बच्चे आगे रोने लगे, और सर हमारी 4-5 साल की मेहनत दाव पे लगी है। जब बड़ी बड़ी रैलियाँ हो सकती है तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा बेटा ये मैं क्या बताऊँ, ये तो गवर्नमेंट जाने। और मैंने उनको पहले कह दिया था बेटा गवर्नमेंट को तुमसे मतलब नहीं है, 2 मिनट लगेंगे उनको, तो खाली 2 मिनट लगेंगे एग्जाम को पोस्टपोन करने में, अचानक लगवाने में, कुछ भी लगे करने, उनको मतलब नहीं है। तुम्हारे बेसिस पे अलर्ट रहना। और एग्जाम पोस्टपोन होते होते हमारे जो बच्चे सिलेक्शन की रेंज में थे उन्होंने हथियार ही डाल दिए। सच है ये, मतलब उन्होंने मुश्किल से वापस पोटेंशियल डेवलप किया था कि हम पढ़ सकते हैं। सर 6-7 महीने की बात है, पढ़ के इस साल सेलेक्ट हो जाएंगे, क्या पता इस साल हो जाए। लेकिन जैसे मई से जुलाई में गया, जुलाई से सितंबर में उन्होंने हथियार डाल दिए, बोले सर कोई फायदा नहीं है। तो वो बात है बेटा, जैसे भी हो माहौल ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। देशभक्ति हमें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन टाइम के साथ पता चलता गया है कि मतलब सर्वाइव करना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये बात मान के चलना, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, अपना जैसे टीवी भी चलता है, टीवी वही बात है, मेरे घर में टीवी, सच बता रहा हूँ, खाली बच्चे को टीवी सीरियल को देखे तो देख ले थोड़ी देर के लिए, बाकी हम में कोई टीवी नहीं देखता। सच बात ये है, सच्चाई है ये। यहाँ तक कि मैच भी मोबाइल पे देख लेते हैं, पहले न्यूज़ चैनल देखते थे मेरे पापा साथ बैठकर, और वो भी नहीं देखते, क्योंकि खुद के देश में क्या हो रहा है, उसके पाकिस्तान तालिबान वही चल रहा है पूरे दिन। खुद के देश का तो संभाल लो पहले। अरे मैं पूरे दिन यही गाता जा रहा हूँ, GCI में ये हो गया, LN में वो हो गया, CLC में वो हो गया, वो हो गया, खुद की कोचिंग में क्या हो रहा वो तो अपन संभाले। अपन अदर कोचिंग की बुराई करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
इससे अच्छा खुद की कोचिंग को इम्प्रूव करने में उसी एनर्जी टाइम का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। और रियल में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहते हैं वास्तव में मनमोहन सिंह थे, कुछ भी हो चाहे पार्टी चाहे कोई सी भी हो, मनमोहन सिंह, वाजपेयी, अब्दुल कलाम, उनकी थॉट अलग ही थी बेटा। सच बात यह है जो देश के लिए जीने वाला लीडर अलग ही होता है, कुछ भी हो चाहे। आज बहुत लोग परेशान हैं। अब तो सच बात यह है कि हम जिनकी प्राउड से हेल्प करते थे कई लोगों की, हमारा खुद का जीना मतलब मुश्किल हो रहा है, खर्चा चलाना, ये बात हो रही है। तो कुछ अपने कैरियर के लिए अलर्ट रहना। आपको सिर्फ मैं इसलिए बात बता रहा हूँ बेटा, अपने कैरियर के लिए अलर्ट रहना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई किसी की नहीं है। एक केजरीवाल को थोड़ा बहुत मान सकते हो जो एजुकेशन हेल्थ को समझता है। केजरीवाल रियल में एजुकेशन हेल्थ की बात करता है, एकमात्र बंदा जो एजुकेशन हेल्थ की बात करता है। जो भी यही तो कर रहा हूँ, बस एकमात्र वो बंदा मान सकते हो 8%। बाकी सब खाली अपना मतलब निकालने में है, और तुम्हारा बेटा आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है, तो ये ध्यान रखें। अब ये हालत है बिल्कुल। अब कई स्कूल वालों से मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं सर 5वीं क्लास तक के बच्चे तो मतलब लिखना पढ़ना ही भूल गए। ये सच है। मतलब गार्जियंस को पता भी नहीं चलने दिया अंधभक्ति में कि उन्होंने उनकी मतलब पूरे बचपन से आज तक की जो बच्चों का मतलब था, उन्होंने क्या सोच के उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था, बर्बाद कर दिया। सच सही है। जो बच्चा इन 2-3 साल में 10th 11th 12th में था, उसे पता ही नहीं वो किस लायक है। वो सच ही है। वो मतलब जिस बच्चे को नाम तो लिखना नहीं आता, उसके 80% आ रहे हैं, और ये बात सच है। तो मतलब माँ बाप को पता भी नहीं चलने दिया कि कैसे उनके बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। और आगे वाली जो कम से कम एक जनरेशन तो बिल्कुल साफ हो गई। हाँ, कुछ ऐसे नहीं जिनको प्रमोट किया सारे बच्चे ऐसे ही थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोर देन 50% तो लायक नहीं थे। ये बात सच है। सच बात ये है, मेरे खुद की छोटी सिस्टर के 88% दिए 10th में। मैं खुश नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं सच में खुश नहीं हूँ। अगर खुद की एग्जाम देख, मैंने उससे भी कहा बेटा बोल बायो लेगी आर्ट लेगी, बोले भैया आर्ट लूंगी, आर्ट ले ले, काम खत्म, इसमें क्या। मैंने खुद को कहा, मैंने खुद बताया, अगर उसकी खुद की एग्जाम देखी अगर 70% आते तो मैं कहता कोई बात नहीं, मैं खुश था। लेकिन बिना एग्जाम दिए उसके 88% आए, मैं 1% भी खुश नहीं हूँ, 1% भी खुश नहीं हूँ मैं। तो ये कुछ भी एजुकेशन सिस्टम भी खत्म कर दिया। ये तुम्हें इसलिए कर रहा हूँ बेटा, तुम्हें 1-2 साल में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा, तो तुम बाकी चक्रों में आने के बजाय अपने एग्जाम कैरियर पे ध्यान देना बेटा, मस्त रह के पढ़ना। लास्ट ईयर बच्चों में नहीं कहा था बेटा, गवर्नमेंट को 2 मिनट लगेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों से ध्यान रखना। चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो बेटा, सब कुछ उसमें आगे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट। एक दिल्ली को मैं छोड़ रहा हूँ, वो बंदा अलग है अरविंद केजरीवाल, कमी तो उसमें भी हो सकती है, लेकिन वो बंदा अलग है उस बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगले 1-2 साल में तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करना है, तो गवर्नमेंट के भरोसे रहना ही मत। इस बार भी कुछ बच्चे, जैसे मान लॉकडाउन लग गया था अप्रैल में, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, कुछ बच्चे थे सब गवर्नमेंट खोल दी, गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी करेगी। मैंने कहा था बेटा गवर्नमेंट के भरोसे मत रहना, बोले वापस ऑफलाइन क्लास लगेगी तब पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। इस चक्कर में उनके 2.5 महीने खराब हो गए। हाँ यही बात तो है। तो सच है, ये रियलिटी है बेटा। ये गवर्नमेंट को अगर एजुकेशन की मतलब एजुकेशन की देश के फ्यूचर की पता होता, मैंने तो पोस्ट भी 1-2 डाली थी, ऐसी बात नहीं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि शायद, लेकिन ये सच है, दुख होता है। इस बार रिजल्ट आया था, मुझे बहुत बुरा लगा, जैसे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुई। एक टीचर इस बात को समझता है कि देश की जो नींव होती है ना, वो खत्म हो गई, खोखली कर दी, बिल्कुल पता ही नहीं चलने दिया। और गार्जियंस अभी हवा में जी रहे कि मेरे बेटे को 90 आ गए, तो ये नहीं पता अगले 10 साल तक तेरा बच्चा इंश्योर रहेगा, पता ही नहीं उसे मुझे मेरे लिए मैं किस लायक था, क्या मुझे करना चाहिए था। कुछ बच्चे थे जो कैपेबल थे, नो डाउट, उनके साथ भी गलत हुआ। मेरे खुद के, चलो ठीक है, मेरे कजिन ब्रदर है, मेरी खुद की सिस्टर है, वो प्रमोट हुए, पास हुए, मुझे 1% भी खुशी नहीं है। मेरे खुद के अंकल का लड़का है, 5 साल पहले 10th में एग्जाम में था, फेल हो गया, अगले साल फिर 10th की एग्जाम दी, फेल हो गया। इस साल उसने प्राइवेट फॉर्म भरा, 67% उसके। अब वो बात है, ये बात है, मतलब जो बंदा जिसने कभी पूरी जिंदगी में उसे कभी 67 उसके बने ही नहीं थे, उसके आज तक उसके कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं बनी थी। मेरे अंकल की लड़की, उसने प्राइवेट ऐसे फॉर्म भर ही दिया कि बाहर जाना, फॉरेन पासपोर्ट बनाना है, 10th पास जरूरी है, फॉर्म भर दें, क्या एग्जाम कैंसिल हो जाए। एग्जाम कैंसिल हो भी कि उसके फर्स्ट टाइम उसकी जिंदगी में फर्स्ट डिवीजन बनी उसकी। तो जो भी है मतलब वही बात है, सब कुछ खत्म हो गया, मस्त रहो तुम, अपना कैरियर जरूर बना लेना बेटा। गवर्नमेंट के न मान के चलना, न तुम्हारे सीएम को तुमसे मतलब है, न तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को तुमसे मतलब है, ये मान के चलना।
और सेंटर में तो बहुत भयंकर धांधली हो रही है, ये मान के चलना तुम। जो देश का फाइनेंस मिनिस्टर है या कोई सा मिनिस्टर ले लो, उसको अपने फील्ड का ही नहीं पता। कोई सा मिनिस्टर ले लो, किसी को अपने फील्ड का ही नहीं पता। तो तुम जिस फील्ड के हो तुम्हें उसी का पता नहीं है, जिस तुम मिनिस्टर हो, तो तुम क्या करोगे? अरे सब ठीक थे, जो रघुराम राजन जिसको हटाया था नोटबंदी में, उसने साफ सा मना किया था। रघुराम राजन, मनमोहन सिंह ने साफ सा मना किया था नोटबंदी के लिए, लेकिन उनको इग्नोर करके अब रघुराम राजन इंग्लैंड की बैंक के गवर्नर है वो। रघुराम राजन मनमोहन सिंह की एडवाइस अगर ली जाती तो शायद उस टाइम मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उनकी एडवाइस ली जाती शायद आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। अब वो इंग्लैंड यहाँ से निकाल दिया था। अपनी आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने मना कर दिया था मैं साइन नहीं करूंगा नोटबंदी के बिल पर। उनको उठाकर दूसरे गवर्नर बनाया था, उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल को कहा सेंटर को लोन दो 500 करोड़ का, उर्जित पटेल ने मना कर दिया, उसको भी हटा दिया। वो गवर्नर चेंज होते जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करे ठीक है, वरना जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर जो भी है मस्त रहो बेटा, खुश रहो तुम, बस ये ध्यान रखना। ये इसलिए बता रहा हूँ, छोटी सी बात है, कंक्लूजन यही है, अपने कैरियर के लिए खुद अलर्ट रहना, ठीक है। मेरा भारत देश महान, वो बात अब साफ हो गई है। अब तो खुद का जीना वही बात है, अब तो मतलब जिंदा रह रहे हैं वही विकास है, ये मान के चलना, ठीक है। देशभक्ति तो तब होगी ना जब खुद कम से कम कुछ कर पाओगे। खुद के खाने पीने की जीने के लाले बढ़ जाएंगे तो वो देशभक्ति को तो साइड कर देना, ये मान के चलना। ऐसा भी नहीं कि ठीक है हम देश के साथ गलत करें, तो पहले कम से कम खुद का सही करो। खुद और खुद के परिवार का कर सकते हो, देश का तो कहीं ना कहीं अपने आप कर दोगे। और सीधी सी बात है, खुद का परिवार का करोगे तो समाज का कुछ कर पाओगे, समाज का कर पाओगे तो देश का कुछ कर पाओगे। और तुम अपने परिवार का पेट नहीं पाल, इतने लायक ही नहीं होगे तुम खुद के परिवार का पेट पाले। जो लोगों से मांगते फिरते हैं शाम को, तो देखा 7-8 बजे शाम मांगते फिरते हैं 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, वो खुद का ही कुछ नहीं कर सकते, वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ये मान के चलना। तो पहले इतने कैपेबल बन जाओ, खुद का कुछ कर सके देश और समाज के लिए, अपने आप हो जाएगा। सचिन ने वही बात है, प्रैक्टिस ये सोच के थोड़ी की थी मैं देश का नाम करूंगा, खुद के लिए खेलने के लिए की थी, देश का नाम अपने आप हो गया। यस और नो? अब्दुल कलाम ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, साइंस ली, खुद के लिए तो ली थी, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे कुछ बनना है, खुद कुछ बने, देश का नाम अपने आप हो गया। यस और नो? नीरज चोपड़ा ने खुद को, वही बात है, विनर बनाने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 5 साल 10 साल पहले कि मुझे कुछ करना है। नीरज चोपड़ा ने अपना नाम किया, देश का नाम अपने आप हो गया। सीधी सी बात है, बात समझ में आई क्या? तो खुद कुछ बन जाएंगे, परिवार समाज और देश का नाम अपने आप हो जाएगा, मस्त रहो तुम, क्योंकि वो हमारे अल्टरनेटिव बेटा। फैमिली का नाम, देश का नाम अपने आप, अच्छा बुरा अपने आप हो जाएगा। हम जैसा करेंगे उसका रिफ्लेक्शन हमारी फैमिली पर, कंट्री पर अपने आप आएगा। अपने बेसिस पे अच्छा करो, और अपने बेसिस पे अच्छा रहने के लिए तुम्हें अलर्ट रहना जरूरी है। इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारी जो जनरेशन है वो मान लो बारूद पे चल रही है, बारूद पे समझ रहे हो ना, कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है, मतलब कहीं कुछ भी हो सकता है, कभी कोई रूल लग सकता है, कभी कोई, वही बात है, एग्जाम कैंसिल हो सकती है, कहीं कभी धांधली हो सकती है, कहीं करप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हें। तो तुम उस एरा में जी रहे हो जहाँ पर धांधली बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखना, तुम खुद अलर्ट रहना इन चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों को साइड करके मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है, कोई बात है। अपने करियर पर खासकर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, थोड़ा अलर्ट रहना है, तो पूरी चीज़ें लगा देना, पढ़ाई करनी अच्छे से, ठीक है। चलो, इसमें थोड़ा समझने वाला पोर्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेसिकली, ये तो अपने बात की बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करें बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें कई सारी सीरीज होती है, कई सारी जैसे ऑर्बिट्स, लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, सब कुछ अपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने नेक्स्ट लेक्चर का अच्छे समझ के करना है। बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बनेंगे, तो वो भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों अच्छे से कर लेना। एटॉमिक मॉडल्स तक के जो क्वेश्चन, उसके मैंने कहा था संडे तक क्वेश्चन बैंक सभी बच्चों ने ले लिया होगा। अरे फीस को जो हैंडबुक, वो एक डीपी भी शायद बंटवाई थी फिजिक्स की और केमिस्ट्री का, तो कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री की अपने यहाँ तक का हो चुका बेटा, संडे क्वेश्चन बैंक कर लिया होगा, ठीक है। अच्छे से कर लेना बेटा, और साथ साथ पढ़ाई करते रहना। फिर मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू बढ़ते रहना। सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी के भरोसे मत रहना कि वो हमारा अच्छा सोचेंगे क्या, किसी को 1% भी फर्क नहीं पड़ता। अगर और कंट्री होता ना, तो सच बताओ, अगर शमशान में नदी में इतनी लाशें होती, और कोई कंट्री होता यूरोप का, उसके प्राइम मिनिस्टर को फांसी होती। सच है ये, प्राइम मिनिस्टर को, स्टेट के सीएम को फांसी होती कि तुम्हारे देश में या स्टेट में ये हो रहा है, और तुम किसी अदर स्टेट को जीतने के लिए इलेक्शन कर रहे हो। अरे बंगाल की जीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्या? मैं कोचिंग की मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोचिंग की मार्केटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर मेरे घर से रियल में मैं प्यार करता हूँ, तो कोचिंग की मार्केटिंग में बाद में कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ, घर को पहले संभालूंगा। बात समझ में आई क्या? और कोई कंट्री होता तो
ऐसा होता है, लेकिन कुछ अलग बात है। तुमने ओलंपिक की बात करी थी, तुमने कई साल पहले नाम सुना होगा बुधिया सिंह। बुधिया सिंह 6 साल के बच्चे ने 85 किलोमीटर कांस्टेंट दौड़ा था। वो 85 किलोमीटर किसे कहते हैं? 6 साल की उम्र में वो भूखा प्यासा था, तो किसी ने उसे पनिशमेंट दिया था। तो 6 साल की उम्र में वो 85 किलोमीटर कांस्टेंट दौड़ा था। वो उसे सजा के तौर से पनिशमेंट दिया था किसी ने, जिसके वो काम करता था। तो उसने खाना नहीं दिया था, तो बोले कुछ काम गड़बड़ कर दिया था, तो बोले इतना चल दौड़ता था 85 किलोमीटर कांस्टेंट दौड़ा, भागता भागता। तो तब पता चला, हाईलाइट हुआ, ये विनर बन सकता है, गोल्ड लेके आ सकते हैं इंडिया के लिए। अभी स्टेटमेंट आया था उसके पेरेंट्स का, बोले गवर्नमेंट ने आसपास के छोटे मोटे पॉलिटिशियन से इतना परेशान कर दिया था, अब उसको नफरत हो गई उस खेल से। अभी उसका इंटरव्यू आया, वो 18 साल का हो गया। बोले आप क्या कहोगे? बोले मुझे, मैं नाम तक भूल गया उन सबका। मतलब ठीक है, मेरे में टैलेंट था, मुझे लगन थी दौड़ने की, रनिंग की, लेकिन लोगों ने मुझे इतना इस्तेमाल किया, मेरा इतना मिसयूज़ किया कि मुझे नफरत हो गई इस खेल से, मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता। तो ये बात है, कुछ भी है बेटा, ठीक है। अगर औरों के भरोसे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अपना कैरियर खुद भी बनाना बेटा, ठीक है। मस्त रहना, खुश रहना। चलो लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। पूरी साल समझाते रहेंगे आपको गलतियों से बचने के लिए, और तुम लगे रहो अपनी तरफ से, ठीक है। चलो।